नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर एक नया दिन और एक नया ऑल टाइम हाई देखा ये जा रहा है कि इस कैलेंडर ईयर में अब तक की बात की जाए तो 32 दिन ऐसे रहे हैं जहां पर हमने नए हाईज यहां पर सोने में बनते हुए देखे हैं। साथ ही बात करेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग की, जहां पर एमसीएक्स ने जो ट्रांजैक्शन फीस है उसके जो तरीका है वो चेंज किया है। पहले ये स्लैब्स के तरीके से होता था और अब ये फिक्स्ड है, तो इसका इम्पैक्ट आपको एज अ ब्रोकर कंज्यूमर कैसे पड़ सकता है और एक्सचेंज के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर बेस मेटल्स की, जहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिली है, चाहे वो डॉलर इंडेक्स की गिरावट है, यूएस फेड की रेट कटौती है या फिर चाइना की तरफ से स्टिमुलस है, सभी का फायदा यहाँ पर मेटल्स को मिला है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह, आनंद राठी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के लीड एनालिस्ट पार्थिव जोंसा एंड एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी से करेंगे क्योंकि अच्छी खासी बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार है। सोना तो ऑल टाइम हाइस पे है ही, जहाँ पर हमने $2660 प्रति आउंस के ऊपर इसे जाता हुआ देखा। चांदी में भी कल देर रात 5% की तेजी देखने को मिली और $32 एन आउंस के ऊपर के कारोबार फिलहाल यहाँ पर। चिराग, कैसे देखते हैं आप ये जो मूव्स हमने सोने में आते हुए देखी हैं, चाहे ईटीएफ बाइंग है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग है या फिर इन्वेस्टमेंट बाइंग है, सभी तरफ यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बिल्कुल, देखिए आप क्योंकि फेड की मीटिंग अब हो गई है, उसके ऊपर अब क्लैरिटी आ गई है कि 100 to 125 बेसिस पॉइंट कट होगा। अब ये पूरा चीज मार्केट का फोकस अब शिफ्ट हो गया है जियोपॉलिटिक्स की तरफ और हम देख रहे हैं कि इजराइल वॉर में का लेबनान का वहाँ पे वॉर और ज्यादा तेज हो जाएगा। चल रहा मार्केट और इस वजह से हमने देखा है कि लास्ट 1-2 हफ्ते में बहुत ही ज्यादा। चिराग, आपको फिर से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, आप मे भी यहाँ पर विद इन रेंज नहीं है। कॉलिन, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह की मूवमेंट एज ऑफ नाउ यहाँ पर सोने में देखने को मिली है, क्या कैलकुलेशंस हैं, कहाँ जा सकते हैं प्राइसेस, और सितंबर का महीना अब तक जिस तरह के हाईज हमने बनते हुए देखे हैं कैसा रहा है, अब इन लेवल्स पे खरीदारी में क्या एक्सपेक्टेशन है? लेवल पे मैं पहले खरीदारी की बात कर लेता हूँ। जब जब सोना बढ़ता है और एक नया लेवल क्रॉस करता है तो अपना कंज्यूमर थोड़ा पॉज हो जाता है एक वीकेंड के लिए, और फिर जब लगता है कि अब ये प्राइस स्टेबल हो गई है तो खरीदारी वापस चालू होती है। तो जो इम्पोर्ट रिकॉर्ड हाई पे गया था और जो हिसाब से अगस्त में ट्रेड को लग रहा था कि खरीदारी सितंबर में होगी, वो हिसाब से नहीं हो रही है, थोड़ा सॉफ्टनेस है। बट उम्मीद ये है कि अक्टूबर नवंबर जैसे दिवाली का सीजन चालू होगा, खरीदारी और वेडिंग सीजन भी चालू होगा, तो खरीदारी विल बी बैक, बिकॉज जो रेट है वो भी ये लेवल पे स्टेबल और बढ़ता ही रहने वाला है। अब नहीं लग रहा है कि ये रेट वापस से 2500 लेवल पे जाएगा, ऐसे अभी उम्मीद नहीं है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज जैसे आपको भी मालूम है आर ओनली गेटिंग वर्स। हिजबुल्लाह भी वो भी एस्केलेट हो रहा है, रशिया यूक्रेन में कुछ विजिबिलिटी नहीं है, यूएस का इलेक्शन आ रहा है, चाइना का वाइल द बैंक सेंट्रल बैंक ने कल बड़ा अनाउंसमेंट किया, बट ऐसे लग नहीं रहा है कि इसका भी कुछ इम्पैक्ट आएगा। गोल्ड का बुल रन जारी रहेगा और हर महीना मेरे को लगता है एक नया लेवल देखने को मिलेगा। जी हाँ, 75,000 तो हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। अक्टूबर गोल्ड फ्यूचर्स की बात कीजिए तो 76,000 के लेवल्स भी यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन कॉलिन, जैसे आपने कहा कि इंडियन डिमांड में कुछ गिरावट देखने को मिली है, दिवाली में ऑफकोर्स हम वो डिमांड फिर से लौटता हुआ देखेंगे, लेकिन अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर की बात की जाए, दिवाली क्वार्टर की, तो आपको लगता है कुछ एक डेंट यहाँ पर इन ऑल टाइम हाई प्राइसेस की वजह से पड़ेगा? शायद पड़ना चाहिए, वॉल्यूम में पड़ेगा, बट वैल्यू वाइज रिटेलर्स को ग्रोथ ही आएगा। वॉल्यूम में हाँ अभी ये लेवल पे शायद थोड़ा, बट वो भी मेरे को लगता है मामूली रहेगा, इट वोंट बी डबल डिजिट, शायद लो सिंगल डिजिट में डिप रहेगा, जैसे अभी 3-4% लग रहा है जो डिप है आज की तारीख में, बट वैल्यू में ऑब्वियसली मेकअप कर लेंगे। कॉलिन, पिछली बार भी जब सोने में इस तरह की एक तरफा तेजी आई थी तो हमने बात की थी कि कैसे लोग परहैप्स यहाँ पर 24 और 23 और 22 कैरेट नहीं ले रहे हैं। ज्वेलरी ऑफ कोर्स उससे कम में मिलती है, लेकिन ज़्यादा बेंड अप टुवर्ड्स 20, 18, 14 कैरेट गोल्ड की तरफ है। क्या वो ट्रेंड्स हम यहाँ पर फिर से लौटता हुआ देख रहे हैं? हाँ, ये ट्रेंड जरूर लौटता हुआ देखेंगे,
और देखो, आज कंज्यूमर का वॉलेट ऑब्वियसली इंडिया में भी बढ़ा ही है। ऐसा नहीं है कि पहले जो लाख रुपया खरीद रहा था आज 1.25 1.5 लाख रुपए तक भी उसका बजट बढ़ा है। बट एक प्राइस पॉइंट के हिसाब से आज की तारीख में भी जो मेन प्राइस पॉइंट है वो है 25,000 से 1 लाख। और उसमें जो अपना मिडिल क्लास है, रूरल इंडिया है, जो मेन आज खरीदारी करता है ये अपने 600 700 टन की, तो उनके लिए बहुत मायना रखता है बजट। और ये बजट में फिर कैरेटेज लोअर ही आएगा क्योंकि उनको ग्राम तो उतना ही चाहिए। सो अगर बजट है, वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर है, तो ग्रामेज विल गो डाउन। तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और जैसे कॉलर ने कहा भी कि 25,000 से 1 लाख के बीच में हम मोस्टली यहाँ पर टिकट साइज के तौर पर खरीदारी आता हुआ देखते हैं। तेजी यहाँ पर प्राइसेस में आगे बरकरार रह सकती है। हमारे साथ चिराग शेठ फिर से जुड़े हैं। चिराग, होपिंग कि आपकी लाइन इस बार क्लियर है। अब आप यहाँ से गोल्ड प्राइसेस कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोगों के टारगेट्स थे वो सभी बहुत जल्दी अचीव होते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप जानते हैं हमारा फोरकास्ट था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तक मार्केट $2750 के आसपास ट्रेड होना चाहिए। फिलहाल जिस पेस पे चल रहा है, शायद ये सारे टारगेट्स इस साल के अंत तक आ जाएंगे। बट देखिए, मैं कहूंगा कि अभी क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा जियोपॉलिटिक्स पे फोकस है, तो आपको ये तेजी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट हो जाते हैं तो शायद करेक्शन आ सकता है मार्केट में। बट यहाँ पे डिमांड पे भी एक इम्पैक्ट इन हायर लेवल्स पे हमें देखने को एक्चुअली मिल रहा है। तो ये देखना होगा कि अगले 2-3 महीने में ये जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन कैसे इंप्रूव होती है और ग्लोबली ईटीएफ और इन्वेस्टमेंट डिमांड किस तरह से चलती है। काफी हद तक चिराग, जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाँ इक्विटी मार्केट्स में अब करेक्शन आया, काफी हद तक वही चीज सोने में भी है कि एक तरफा जो तेजी है 2000 से 2660 तक के लेवल्स की, क्या एक करेक्शन की उम्मीद है, और अगर हाँ तो किस लेवल तक? देखिए मनीषा, ये समझना बहुत जरूरी होगा कि यहाँ पे जो रैली आई वो किन चीजों की वजह से। सो 3 बहुत ही डिस्टिंक्ट चीजें निकल के आई है। एक है कि यूएस का जो पिवट का एक्सपेक्टेशन था उसकी वजह से पहली तेजी आई, दूसरी है सेंट्रल बैंक बाइंग की वजह से तेजी है, और तीसरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। अब सेंट्रल बैंक की बाइंग थम चुकी है, ऑलरेडी थम नहीं चुकी है, स्लो डाउन हो चुकी है, बट उसका रिएक्शन प्राइसेस पे नहीं आया क्योंकि लोगों का कंसर्न था फेड और जियोपॉलिटिक्स। अब फेड में अगर 100 to 125 बेसिस पॉइंट के नीचे के रेट कट्स आते हैं या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कंसिडरेबल ईज आउट होता है तो आपको $200-300 का करेक्शन देखने को मिल सकता है, वरना करेक्शन बहुत ही छोटे होंगे, सीमित होंगे और टेम्पररी होंगे। ऑल राइट, तो छोटे सीमित एंड टेम्पररी करेक्शंस यहाँ पर सोने में देखने को मिलेंगे। चिराग, साथ ही साथ में यहाँ पर चांदी पे क्या सेंस है? अगस्त के इंपोर्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग आए थे, सितंबर में अब तक की सेंस क्या है? आप देखिए, अगस्त के इंपोर्ट्स ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे क्योंकि इंडिया में जो चांदी का सरप्लस पड़ा हुआ था वॉल्ट्स में, वो डिमांड की वजह से वो काफी हद तक निकल गया था और उसके बाद इंपोर्ट्स में एक पिकअप आया था। हमारा अनुमान यह है कि सिल्वर वेयर और ज्वेलरी दोनों में काफी अच्छा अपटिक हुआ है। हालांकि सितंबर के मंथ में यह मतलब कि 400-500 टन के आसपास की इंपोर्ट्स हो सकते हैं। देखिए, प्राइस पॉइंट पे चांदी पे हम गोल्ड से ज्यादा बुलिश है। हमारा मानना है अगर 2-3 साल का कोई भी चांदी पे व्यू लेके निवेश करना चाहता है तो करीबन 30 से 40% के अपसाइड जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगले 2-3 साल में 30 से 40% तक की तेजी यहाँ पर चांदी भी आपको दिखा सकती है। तो क्लियरली सोने और चांदी दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग रन यहाँ पर है। अनुज, आपका क्या सेंस है बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर? आप किस चीज को पिक कर रहे हैं और आपके क्या टारगेट्स हैं इंडियन मार्केट्स के लिहाज से? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम साल के स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि गोल्ड में 75,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे और आज इनफैक्ट 76,000 का लेवल टेस्ट होते हुए दिखाई दिया। अगर आप इंटरनेशनल भी देखेंगे तो $2660 के आसपास स्पॉट मार्केट है। कॉमेक्स अगर आप देखेंगे तो 2690 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट $2700 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो दोनों ही कमोडिटीज में, गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव रहा है। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि दोनों ही अभी एक बुल रन में चल रही है और अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ही आपको देखने को मिल सकता है दोनों ही कमोडिटी में। हालांकि गोल्ड में अच्छा एक एक्सटेंडेड ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है। सिल्वर अभी भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रही है, बट हाँ, मोमेंटम हमें लगता है कि अभी दोनों में ही रहेगा। तो इंट्राडे अगर हम बात करें तो गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 74,680 का। टारगेट हमें लग रहा है कि अगेन 75 या 600 तक देखने को मिल सकते हैं। और सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 90 या 480 का लगाएं। टारगेट करीबन 92,750 तक हो सकता है। हमें लगता है कि जल्दी गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $2600 से $2700 और चांदी $33 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से चाइना का स्टिमुलस पैकेज आया है
डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली और जियोपॉलिटिकल टेंशन अगेन एस्केलेट हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो तीनों चीजें सपोर्टिव रहेंगी और इंडिया के अंदर जो फेस्टिवल सीजन की डिमांड है वो भी अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। तो खरीदारी का ट्रेड अक्रॉस द मेटल्स हमें लगता है कि देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, बाइंग सिचुएशन ही यहाँ पर रहनी चाहिए और खरीदारी करके ही आपको काम करना है। अच्छी खासी तेजी हमने क्रॉस यहाँ पर आते हुए देखी है कमोडिटीज़ में, बाकी एसेट क्लासेस में भी, और जिस तरह का सेंटिमेंट है, बैकग्राउंड है, फंडामेंटल्स हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। बहुत शुक्रिया आपका कॉलिन एंड चिराग साथ जुड़ने के लिए और वो सेंस हमें देने के लिए कि किस तरह से बाजार में आगे इसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर अब करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं MCX की तरफ से ऋषि नथानी। ऋषि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और क्लियरली जो ओवरनाइट खबर है, नोटिफिकेशन है, वो ये दर्शाता है कि अब आप यहां से स्लैब से मूव करके एक फिक्स्ड ट्रांजैक्शन फीस की तरफ बढ़ रहे हैं कमोडिटीज के लिहाज से। 1 अक्टूबर से ये जारी भी हो जाएगा। क्या इम्पैक्ट होगा इसका कंज्यूमर की तौर और एक्सचेंज की तरफ? और जहां तक FNO ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर में बदलाव है उसके मुताबिक ही ऑफकोर्स आपने ये किया है, तो क्या इम्पैक्ट्स हैं इसके अक्रॉस वैल्यू चेन? धन्यवाद मनीषा। तो ये जो चेंज हुआ है ये काफी पारदर्शिता लाएगा मार्केट में, क्योंकि जो एंड कस्टमर है अब उसको ट्रांजैक्शन चार्ज कम हो जाएंगे और इसके कारण जो स्लैब वाइज की जगह यूनिफॉर्म ट्रांजैक्शन चार्ज हो रहा है तो सारे मेंबरों के लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और एंड क्लाइंट्स को भी बेनिफिट मिलेगा। जहां तक एक्सचेंज का सवाल है तो हमारे इनकम में कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एवरेज रियलाइजेशन था उसी के आसपास ये ट्रांजैक्शन चार्जेस लाए गए हैं। तो नीचे वाली स्लैब और ऊपर वाली स्लैब के बीच में एक समन्वय बनाते हुए हमने ये एक स्लैब घोषित किया है। ये तो ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर इसको ना तो एक्सचेंज को पड़ेगा और एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए भी हो जाएगा। साथ ही साथ ऋषि, जिस तरह से कमोडिटीज़ में इतनी ज़्यादा उठापटक बनते हुए नजर आई है, MCX ने पिछले कई दिनों में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, अब यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स हैं, क्या नंबर्स हैं? देखिए, 14 सितंबर को इस वर्ष हमने रिकॉर्ड टर्नओवर कायम किए 4,72,000 करोड़ के, और कई कमोडिटीज़ में भी रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हुए हैं। और जहां तक ग्रोथ का सवाल है, पिछले साल हमने ओवरऑल टर्नओवर 1,09,000 करोड़ के आसपास था, जो इस साल 1,96,000 करोड़ के आसपास चल रहा है अभी तक औसत में। तो इसमें फ्यूचर्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 19,500 करोड़ के बाबत 26,000 करोड़, और ऑप्शंस में भी 89,000 करोड़ के बाबत 1,70,000 करोड़। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये काफी अच्छा चल रहा है ओवरऑल। एब्सोल्युटली, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो आपने हमें बताए। लेकिन ऋषि, साथ ही साथ क्या नए प्रोडक्ट्स लाने पर भी कुछ कामकाज जारी है? जरूर। तो देखिए, हम अपने लॉरेल्स पे रेस्ट तो नहीं कर सकते, रोज कुछ ना कुछ नया भी करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग कमोडिटीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी बढ़ाना है और नए प्रोडक्ट्स भी लाने हैं, और उस पर हम काफ़ी चर्चा करते रहते हैं। और जैसे जैसे जो समझ में आता है रेगुलेटर के पास भी जाते हैं, और अप्रूवल मिलने के बाद हम ज़रूर अगले कई महीनों में और सालों में आप देखेंगे बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी इस मार्केट में आएंगे। और आशा यही करूँगा कि मार्केट उन्हें सराहेगा और हमारा ओवरऑल एक विथ जो है प्रोडक्ट बास्केट का वो बढ़ता रहेगा इसके कारण। एंड फाइनली ऋषि, काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन थी कि वीकली ऑप्शंस लेके आएंगे, लॉट साइजेस में चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर कमोडिटीज़ में। जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या वहाँ पर कुछ फेरबदल होगा? जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बास्केट है उसमें भी, जैसे मैंने कहा, विस्तार कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स भी ला सकते हैं, और एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं उसमें भी जहां भी ज़रूरत पड़ेगी वी आर ओपन कि वहां पे अगर कुछ मार्केट फीडबैक ऐसा आता है या कोई ऐसी आवश्यकता लगती है तो हम ज़रूर उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फेरबदल करने का सोच सकते हैं। बट जहां तक कहा जाता है कि डोंट फिक्स व्हाट्स नॉट ब्रोकन, तो जहां तक कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे चल रहे हैं उसमें ज्यादा फेरबदल करने की दरकार नहीं है। बट नए प्रोडक्ट्स लाना और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के वेरिएंट्स लाना, वो भी हम चेष्टा करेंगे। ऑल राइट ऋषि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और वो है MCX के चीफ बिजनेस ऑफिसर, हमें बताते हुए कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर बनाने की कोशिश है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। हमारे साथ जब हम लौटेंगे तो होंगे पार्थिव जॉनसा, उनसे जानेंगे कि मेटल्स एज अ सेक्टर में लेकर यहाँ पर क्या ट्रेंड्स हैं।
अब आनंद राठी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के लीड एनालिस्ट पार्थिव जॉनसा है। पार्थिव नमस्कार। और जिस तरह की चाइना मूव्स और डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, उसका असर हमने कॉपर 2 महीने के हाईज पे, एल्यूमिनियम 3 महीने के हाईज पे, जिंक 4 महीने के हाईज पे, अंडरलाइन कमोडिटीज जोरदार यहां पर भागी हैं। कैसे देखते हैं आप फंडामेंटल्स और यहां से अब क्या सेंस है इस सेक्टर को लेकर? हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभी आपने करेक्ट कहा है कि यहाँ पे बिकॉज कल जो चाइना में हुआ था, जो स्टिमुलस पैकेजेस जो अनाउंस हुए थे, वहां से कॉपर में एक नई तेजी दिखाई दे रही थी। आज कॉपर 9,600 के आसपास है। एल्यूमिनियम 2,500 के पार हो गया है। साथ में जिंक में, लेड में, सब जगह पे तेजी दिखाई दी है। यहाँ पे 2-3 रीजन है। एक चाइना का फैक्टर भी प्ले करता है, जहाँ पे स्टिमुलस है, वो एक सेंटिमेंटल प्ले किया हुआ है। दूसरा ये है कि चाइना के अंदर आप एल्यूमिनियम और कॉपर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेंट्री की भी ऑफटेक हुआ था, इन्वेंट्री कम हुई है वेयरहाउस के अंदर, एलएमई में इन्वेंट्री कम हुई है, तो वो भी एक बेनिफिशियल था जो लास्ट 2-3 हफ्ते में हुआ है कॉपर और एल्यूमिनियम में। हालांकि अगर हम देखेंगे ओवर लास्ट 3-4 साल में, तो मैं कहते आ रहा हूँ कि हर एक स्टिमुलस के बाद एक रैली दिखाई दी है नॉन फेरस में, और वहां से एक नया बॉटम भी हुआ है। जब भी हम अगर स्ट्रक्चरल स्टोरी की बात करें तो कॉपर में अभी भी थोड़ी बहुत तेजी है। 9,500 सस्टेन होने के चांसेस है कॉपर के अंदर। एल्यूमिनियम के अंदर अगर हम बात करें तो क्या होता है, $2,600 के ऊपर एक अफोर्डेबिलिटी की भी बात आ जाती है। बिकॉज आप गाड़ी बनाने के लिए या न्यू एज हम बात करें सेक्टर्स में, तो वहां पे भी एल्यूमिनियम यूज होता है, तो एक अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है। तो एक हद से ज्यादा भी एक प्राइसेस सस्टेन होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं कह सकता हूँ कि 2,500-2,600 एक बहुत अच्छा लेवल है। बहुत सारे स्मेल्टर्स पैसे बना सकते हैं ये लेवल के ऊपर। 2,200 के नीचे, 2,100 के नीचे थोड़ा डिफिकल्ट टारगेट हो जाता है, बट ये एक बहुत अच्छा लेवल है। तो पार्थिव, आपको लगता है कि जो भी पॉजिटिव्स थे वो फैक्टर इन हो चुके हैं मार्केट्स में, या यहाँ पर अभी आपको लगता है कि और भी बाय कॉल्स ऑन लॉन्ग साइड्स बनाई जा सकती हैं? हम नॉन फेरस की बात करें तो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन जाती है। जैसे कॉपर की मैंने कहा, जहाँ पे ग्लोबल इश्यूज क्रंचेस भी हुए थे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, तो एक 9,500 का लेवल बहुत अच्छा लेवल था। 11,000 जब तक पहुंच गया था वो बहुत ज्यादा था, सो दैट इज वाई वो थोड़ा कम भी हो गया था। तो ये लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है। सिमिलरली हम एल्यूमिनियम की बात करें तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया लेवल है। 2,500 का लेवल बहुत ही अच्छा है एल्यूमिनियम के अंदर। जब भी हम जिंक की बात करें तो ये 3,000 के इर्द गिर्द है, तो वो भी एक बहुत अच्छा लेवल है जिंक के अंदर। तो हम ये 3 जब भी बात करते हैं, जो 3 बड़े मेटल है, तो इट हैज अ गुड लेवल टू प्ले इन राइट नाउ। थोड़ा बहुत अपसाइड है कॉपर में, हालांकि एल्यूमिनियम आई फील ऑल्सो देयर इज अ सर्टेन अपसाइड। ये एक आप प्ले कर सकते हो। और अगर यहाँ से अपसाइड है पार्थिव, तो कितना अपसाइड आप यहाँ पर आता हुआ देखते हैं? क्योंकि अगर हम सितंबर के महीने की बात करें तो नियरली 3 to 7% ऑफ गेन्स ऑलरेडी काफ़ी सारे मेटल्स यहाँ पर दर्ज कर चुके हैं। अगर यहाँ से भी लें या होल्ड करें तो किस तरह का अपसाइड देख सकते हैं? जैसे मैंने कहा था, अगर आप इंटरनेशनली बात करें, जैसे पहले भी डिस्कस हुआ था, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। हम चाइना की बात करें या मिडिल ईस्ट की बात करें या यूरोप अमेरिका की जो भी बात करें, तो एक 2,600 का जो लेवल है बहुत ही बढ़िया लेवल है। उसके ऊपर अफोर्डेबिलिटी थोड़ा इश्यू हो जाती है। तो अभी जो लेवल है, आप यहाँ से $50-100 भी ऊपर गिन सकते हैं एल्यूमिनियम के अंदर। कॉपर की बात करें तो आई वुड से 9,500 से 9,700 का बहुत ही बढ़िया लेवल है कॉपर के अंदर, जो हालांकि अभी हुआ है। अगर आप देखेंगे कल का, तो अगर आप 3 मंथ्स फॉरवर्ड अगर आप देखेंगे तो कॉपर में $200 का अपसाइड है। कुछ 9,800 के आसपास वो ट्रेड हो रहा है, जो अभी स्पॉट आपका 5,500 9,600 है इन इंटरनेशनल मार्केट। ऑलराइट, तो एब्सोल्युटली काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो सपोर्टिव हैं और यहाँ से तेज़ी जारी रह सकती है। लेकिन जैसे पार्थिव ने कहा कि वो जिस तरह के लास्ट टाइम ऑल टाइम हाईज हमने बनते हुए देखे थे, वो शायद यहाँ पर ना आए, लेकिन करंट लेवल से भी कुछ तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर बाकी है। इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए अनुज, और किसी को MCX पे अगर ट्रेड करना हो इन मेटल्स को, तो आप क्या कहेंगे? जैसे पार्थिव ने कहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, तीनों में थोड़ी सी तेज़ी बरकरार रह सकती है। यहाँ पर आपकी बाइंग रिकमेंडेशंस कहाँ हैं? मनसा जी, देखिए दोनों कमोडिटी जो बेस मेटल के सभी में ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी भी जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव रहेंगे, तो खरीदारी का ट्रेड ही रिकमेंड रहेगा। कॉपर में करीबन 836 के आसपास खरीदारी करें। 831.80 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 845 तक रहेगा। और जिंक भी हमने देखा है कि एक गिरावट के बाद रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है।
तो हमें लगता है कि जो जिंक है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही कमोडिटी जो है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव रहेगा। तो जिंक में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 274 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 271 का लगाएं, टारगेट 280 तक हो सकता है। तो बेस मेटल भी हम देखें तो इंडस्ट्रियल मेटल की तर्ज पर एक मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में जो रैली है, क्योंकि चाइना से काफी अच्छे क्यूज आए हैं, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है, और हमें लगता है कि अब चाइना भी यहाँ से बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उसके चलते बेस मेटल में अच्छी खासी डिमांड एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में भी शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, बाइंग खरीदारी यहाँ पर अक्रॉस बोर्ड है, चाहे वो प्रेशियस मेटल्स है, एनर्जी है या फिर बेस मेटल्स भी है, जहाँ पर मल्टी मंथ हाइस के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ। बहुत शुक्रिया पार्थिव, अनुज, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, और मेटल्स में क्या करना चाहिए इसकी एक सेंस बनाने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर इक्विटीज़ की।